आज भूटान से देख लेते हैं। भूटान बहुत छोटा सा देश है। कि जो नेपाल की स्थिति थी उसी तरह से भूटान की भी स्थिति, भौगोलिक स्थिति को देखें। ये भी इंडिया और चाइना के बीच में एक कैसा देश है भूटान, लैंडलॉक, और ये भी पर्वतीय देश है। एक पर्वतीय देश है, यहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, यहाँ क्षेत्रफल भी कम है, जनसंख्या बहुत कम है। यहाँ की जनसंख्या 67-68 लाख है। 2007 में जो जनगणना हुई थी उसमें वही समय बड़ी होगी, उसके बाद वहाँ कोई जनगणना हुई थी। और भूटान में अभी तक राजतंत्र था, लेकिन अब लोकतंत्र रोक दिया गया, उसको हम देखेंगे आगे। इसका मैपिंग में इसका देख लीजिए आउटलाइन। ऐसे है ना, ये हो जाता है हमारा नेपाल, ये सिक्किम हो जाता है, और ये जो पार्ट है भूटान। ये देखिए कौन है, अरुणाचल प्रदेश। इसकी जैसे ये देखिए अंदर ऐसे है नेपाल, और इसकी स्थिति क्या है, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम बीच में है पूरा भूटान, और इंडिया और चाइना, दो देशों के बीच में। इसकी भी जो सामरिक दृष्टि से हमारे लिए, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पे यहाँ तक कि चाइना इस पर अपना दावा करता है। चाइना यही नहीं, चाइना जब पढ़ेंगे हम लोग भारत चाइना संबंध, ये जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया इधर भी दावा करता है यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक कि वो किनारों को हमेशा बॉर्डर पे अतिक्रमण करता रहता है, लेकिन इसमें भूटान पे भी वो दावा करता है। और भूटान से हमारे संबंध जो है बहुत पुराने संबंध हैं। जैसे भूटान अभी अंतर्राष्ट्रीय जगत में और राजनीतिक जगत में इसकी उतनी वो नहीं, ये शांतिप्रिय देश है, यहाँ की जनसंख्या कम है, वहाँ अपराध कम है, जनसंख्या कम है और लोग, लेकिन वहाँ के लोगों का जीवन जो है बहुत दुर्लभ, क्योंकि अधिकतर ये पर्वतीय देश है, लेकिन वहाँ प्राकृतिक संसाधन जो हैं बहुत प्रचुर मात्रा में। भारत वहाँ पर बहुत काम कर रहा है, जैसे जल विद्युत के क्षेत्र में और चीज़ों में भूटान से कई समझौते भी हुए, भारत को बिजली सप्लाई और भी चीज़ों की वो करता है। इसमें नोट करिए पड़ता है, इसकी स्थिति नोट कर लेते हैं, देखते हैं। और दो संधि इसमें महत्वपूर्ण है, बस नोट करिए। भूटान भारत का एक पड़ोसी देश है। जो स्थल रुद्ध है, लैंड लॉक, जो स्थल रुद्ध ऐसे स्थल रुद्ध और स्थल रुद्र, और उसी में जोड़ लीजिए और पर्वतीय देश है।
बैकग्राउंड में हम लोग इसको कर रहे हैं। जैसे और आगे नोट करिए, भूटान में बौद्ध धर्म के प्रभाव से इसके ऐतिहासिक महत्व और बौद्ध धर्म के प्रभाव से इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। बौद्ध धर्म के प्रभाव से इसका ऐतिहासिक महत्व और बढ़ जाता है। आठवीं सदी ऐसा माना जाता है, आगे ऐसा माना जाता है 8वीं सदी में भारतीय संत संत एक संत थे, ये लिख रहा हूँ, पदम संभव, इनका क्या नाम था? पदम संभव, भारतीय संत पदम संभव, जिन्हें गुरु रिम्पोचे गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है, गुरु रिम्पोचे भी कहा जाता है। ने आगे लिखे, ने मतलब इनके लिए, गुरु रिम्पोचे के लिए बौद्ध, भूटान में बौद्ध धर्म के बढ़ावा देने का काम किया। भूटान में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। गुरु हो गया, गुरु रिम्पोचे, आगे लिखिए, गुरु रिम्पोचे, ये लिखे रिम्पोचे, थोड़ा नाम वहाँ कठिन होता है, अब चाइना के लोगों का इधर का। गुरु रिम्पोचे भूटान के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिन्हें द्वितीय बुद्ध द्वितीय बुद्ध द्वितीय बुद्ध की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें द्वितीय बुद्ध की संज्ञा दी जाती है। बार-बार बनाना पड़ेगा। ठीक, ये तो हो गया कि भूटान का जो इतिहास था हमारा पृष्ठभूमि से कैसा संबंध है प्राचीन काल में। वहाँ का अधिकतर जो अनुयायी किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के। और नेपाल में बौद्ध धर्म के थे। और ये जो थे इनको द्वितीय बुद्ध इसलिए कहा जाता है, उन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, मान्यता दी। वो इंडिया गए थे, वहाँ पर गए थे। देखिए इस समय जो है वहाँ के राजा कौन है? खेसर, क्या नाम है उनका? खेसर नामग्याल वांगचुक। अभी लिख देंगे हम, लेकिन इसको हम नोट नहीं करा रहे हैं, बस कितनी चीज नोट करा। हाँ, वहाँ देखिए वहाँ राजा भी है और शासनिकों भी है, अभी राजा हैं। लोकतंत्र है, लोकतंत्र को मतलब पूर्ण लोकतंत्र वहाँ नहीं, लेकिन ये संविधान बना ब्रिटेन में। अभी आगे बताते हैं वहाँ, इसीलिए आगे वहाँ पे 2008 में संविधान लागू हुआ तो वहाँ भूटान के राजा भी बने और जो वहाँ का
प्रधानमंत्री या वो रहेगा, नाम नहीं दिया गया। उसको क्या नाम दिया गया था? राष्ट्र प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट। आगे बढ़ते हैं अभी सीक्वेंस में। जैसे हमारे यहाँ भी अभी कहीं कहीं राजा है, इंडिया में है ना कई जगह। जैसे अभी जो रियासतें हैं उस तरफ खत्म हो गई, लेकिन उनका उससे चल रहा है। लेकिन यहाँ लोकतंत्र हो गया, उनकी मान्यता खत्म हो गई, लेकिन उनका वो चल रहा है। मैसूर में है, वाडियार घराना, और कई जगह है भी चल रहा है। राजस्थान में कई जगह चलता है, लेकिन वो एक विशेष क्षेत्र विशेष के हैं और अपनी रियासत में ही है। ये भी नहीं कि उस पूरे क्षेत्र में उनकी चल रही है। यहाँ लोकतंत्र है तो उसी के अनुसार चल रहा है। ये होता है ना कि राजा जी का एक बस नाम है। जैसे यही का कॉलेज है बस्ती वाला, कि हम वहाँ बस्ती के राजा का। अरे वहाँ बासी में एक डिग्री कॉलेज है ना, टोकन साइड डिग्री, तो वहाँ राजा भी हैं। राजा जैसे हमारे यहाँ क्या माना जाता है, राष्ट्रपति जो है वो क्राउन है, राष्ट्राध्यक्ष। इसी तरह राजा को भी माना जाता है, लेकिन कार्य कौन करेगा वहाँ? हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र प्रमुख नाम दिया गया। उसको आगे अभी हम बताते हैं, नोट करते हैं, ठीक। इसको और थोड़ा सा इतिहास में और 2-3 लाइन लिख लीजिए। पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा। भूटान के तीसरे राजा या महाराजा लिखिए, तीसरे महाराजा जिग्मे दोरजी वांगचुक, लिख दे रहा हूं। जिग्मे दोरजी हाँ, वो वंशानुगत है, वो चलता रहेगा। वो राजतंत्र है, लेकिन वहाँ ला दिया गया है फिर से। आगे बढ़ते हैं, बताते हैं ना, प्रधानमंत्री बस आप पहुँच रहे हैं ठीक है। इसका बैकग्राउंड अभी बता रहे हैं थोड़ा सा। तिब्बती महाराजा जिग्मे दोरजी वांगचुक को आधुनिक भूटान का जनक माना जाता है। आगे नोट करिए, 1900 का भूटान का जनक मतलब माना जाता है, भूटान के जनक, भूटान के पिता। 1971 में भूटान को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र को 1971 में भूटान को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिली। हाँ, संयुक्त राष्ट्र। देखिए, और राजाओं में इसमें सब क्रमशः किया गया कि इनके कार्यकाल में क्या हुआ, लेकिन हम छोड़ के हम जो वर्तमान में है उनको लिख लीजिए। एक चीज और नोट करिए, भूटान की संस्कृति और पर्यावरण, भूटान की संस्कृति और पर्यावरण की नीति विकास केंद्रित है। भूटान की संस्कृति और पर्यावरण की नीति विकास केंद्रित है, मतलब विकास, डेवलपमेंट की तरफ केंद्रित है। भूटान का आर्थिक स्वावलंबन या आर्थिक आत्मनिर्भरता लिख लीजिए। भूटान की आर्थिक स्वावलंबन या आत्मनिर्भरता बहुत प्रशंसनीय है, बहुत प्रशंसनीय है। हो गया, लिख लीजिए। शाही, आगे लिखिए, शाही युवराज जिग्मे खेसर, शाही राजकुमार जिग्मे, ये जिग्मे लिखे हैं ना,
खेसर, हाँ, नांगयाल वांगचुक, जिग्मे खेसर राजकुमार, पूरा नाम है नहीं गए, ठीक। जिग्मे खेसर नांगयाल वांगचुक 2006 में 5वें राजा बने। 2006 में 5वें राजा बने। देखिए अब वहाँ राजतंत्र था, ये तो हो गई उसकी पृष्ठभूमि, लेकिन 1953 में ये राजा वहाँ बनते रहेंगे, ये देखिए 6 में बने, लेकिन 1953 में ही वहाँ ये हुआ कि हमारे यहाँ चुनाव भी होगा और वहाँ संसद का गठन किया गया, जिसका नाम दिया गया सोगदू। अभी नोट कराएं, सोगदू संसद को क्या नाम दिया गया? सोगदू। 1953 में उसको राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं, उसको राष्ट्रीय सभा भी कहते हैं। और 2008 में मतलब वहाँ की ये बना दिया गया, एक संसद होगी, लेकिन राजतंत्र के माध्यम से ही चलेगा, चुनाव होंगे, लेकिन प्रमुख काम जैसे हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। ब्रिटेन में कौन राष्ट्राध्यक्ष होता है? क्राउन। क्राउन का चुनाव होता है। जो ब्रिटेन में क्राउन होते हैं, वहाँ की महारानी को क्राउन माना जाता है ना। पहले वहाँ तो चलता था, ब्रिटेन में राजा होते थे, लेकिन उनके शाही खानदान में खुलिया नामक एक बीमारी आ गई थी, जो पुरुषों में ही होती है अक्सर। तो वहाँ की रानियों को बनाया जाने लगा वहाँ का क्राउन, सम्राट जिसको बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? और एक ब्रिटेन में राजा भी हैं और चुनाव होता है ना। ब्रिटेन में क्या है, इसमें राजा भी हैं, सम्राट भी, और चुनाव भी होता है। वहाँ जो काम करते हैं प्रधानमंत्री करते हैं सब। इसी तरह की स्थिति इंडिया में भी है। इंडिया में क्या, इंडिया को ये माना जाता है, इंडिया में जो क्राउन है वो राष्ट्रपति के समकक्ष है। वहाँ बस अंतर क्या है, ब्रिटेन में जो क्राउन होता है वो वंशानुगत होता है, और इंडिया में जो राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव होता है। लेकिन दोनों का पढ़ेंगे जब कभी, दोनों की तुलना करने में क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह भूटान में वहाँ राजा भी हैं, वो देश के प्रमुख बने रहेंगे, लेकिन और कार्य जो किया जाएगा वो स्टेट ऑफ हेड करेगा, जो राज प्रमुख होगा। 2008 में वहाँ नया संविधान लाया गया, लागू किया गया, और जिसमें यूनिवर्सल सबको मताधिकार दिया गया। यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार, मतलब जितने लोग वयस्क हो गए सबको मताधिकार का अधिकार दिया गया। 2008 में संविधान लागू, मताधिकार का अधिकार दे दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र है, मत का प्रयोग करेंगे। तो बात ये समझ में आई। 1953 में वहाँ संसद का गठन कर दिया गया, लेकिन संविधान कब लागू हुआ? 2008 में। जैसे इतना वो छोटा देश है, कुछ करता भी है तो हमको बहुत वो पता नहीं लगता ना वहाँ की। जैसे जो चीज़ें चर्चा में होती है तो आप लोग ध्यान देते हैं, कोई भी ध्यान देता है। जब वहाँ शांति बनी है, सब कुछ है, तो उसको कौन पूछता है? अपने ही देश में देख लीजिए, जो राज्य हैं जहाँ शांति बनी है, जहाँ कभी जिसके बारे में कुछ नहीं सुन रहे उसका नाम कोई लेता है? हिमाचल प्रदेश है, कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पड़ा है, वहाँ अपराध है। मणिपुर को रोज लोग पूछ रहे हैं, बंगाल को रोज कुछ न कुछ हो रहा है तो पूछ रहे हैं। बंगाल में रोज उनका फसाद हो रहा है, मणिपुर में घटनाएं हो रही हैं, जहाँ कुछ हो रहा है विरोध प्रदर्शन वहाँ हो रहा है। जो राज्य शांतिपूर्वक और वहाँ के लोग जीवन जी रहे हैं, जैसे हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, वहाँ कुछ है। वहीं जम्मू कश्मीर है, हमेशा विवादों में रहता है, तो उसके लिए नियम कानून बनते रहते हैं। अभी सब इन सब 70 धारा और 8 सब ना,
जहाँ चीज़ें शांतिपूर्वक चलती हैं तो वहाँ बहुत नियम कानून की जरूरत नहीं होती, न उसमें बहुत कुछ होता है। तो भूटान का भी यही, न भूटान का भी उस तरह की नज़र भी किसी देश में, जैसे नेपाल में क्या, नेपाल में चाइना का नज़र है कि इसको कैसे हम वो करें, भूटान पे भी उसकी रहती है, लेकिन वो अभी कहाँ ध्यान दिया है, नेपाल पे। क्योंकि भूटान किसी चीज़ को करना, जैसे वो अपना रेल लाइन ही बिछाना चाहे या वो करना चाहे कोई भी, बहुत कठिन है। नेपाल में तो कुछ भाग मैदानी भी है, लेकिन भूटान में पर्वतीय क्षेत्र ही है। आज भी वहाँ का खुशहाली इंडेक्स और सब चीज़ों में बहुत अच्छा है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा है। वहाँ इतनी बिजली उत्पादन होती है कि उसको ज़रूरत से ज़्यादा होती है, भारत खुद आयात करता है, तब वहाँ उतने उद्योग धंधे लगे कि उसकी खपत हो, इसलिए भूटान में थोड़ा सा ध्यान लोगों को कम जाता है। नोट करिए, भूटान की संविधान एवं शासन प्रणाली। इसमें इसके बाद 2 समझौते हुए थे उसके, एक 1949 में हुआ था, एक 72 में हुआ था। भूटान की संविधान एवं शासन प्रणाली। नोट करिए, परंपरागत रूप से भूटान में राजतंत्र है, राजतंत्र था, लिखिए राजतंत्र था। परंपरागत रूप से भूटान में राजतंत्र था और उसकी सभी शक्तियाँ महाराजा में नहीं, उसकी सभी शक्तियाँ महाराजा में निहित थी। सभी शक्तियाँ महाराजा में निहित। उसके भूटान के तीसरे नरेश, जिग्मे दोरजी वांगचुक, लिख दे रहा हूँ, जिग्मे दोरजी वांगचुक, तीसरे नरेश, भूटान के तीसरे नरेश जिग्मे दोरजी वांगचुक ने गतिशील कदम उठाकर राजनीतिक संरचना को बढ़ाकर शासन में, उसी में नोट करते जाइएगा, शासन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक संस्था बनाने का निर्णय लिया। देखिए, जब लोकतंत्र बनाया जाएगा या राजतंत्र के अधिकारों का किया जाएगा, क्या किया जाएगा, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाएगा, उसको जनता के अधिकारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्होंने क्या किया, इसके लिए विचार किया और सोचा कि इसको कैसे बढ़ावा दिया, इसको जनता की भागीदारी के लिए सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कदम उठाए। क्या कदम उठाए कि एक संस्था बनाई जाए। तो संस्था कौन बनी, नोट करिए, उन्होंने 1953 में सोगदू, लिखे थे अभी ना, सोगदू, हाँ नहीं सही है, सोगदू, ठीक है।
बड़ा नाम टेढ़ा आधारगढ़ सोतगु अथवा राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा कोष्टक में संसद लिख लीजिए है। संसद की स्थापना की। भूटान सरकार की प्रणाली लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। भूटान सरकार की प्रणाली लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र है। लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र। देखिए यहाँ दोनों चीजें उसकी प्रणाली में है, लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र। जो बता रहा था कि लोकतंत्र के माध्यम से राजा को संसाधन बच्चे जाएंगे, लेकिन वहां लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र लोकतंत्र भी जाएगा। आगे इसी में नोट करिए, विधायी शक्ति संसद में नहीं, विधायी शक्ति संसद में नहीं, विधायी शक्ति संसद में नहीं है। विधायी शक्ति का मतलब क्या हुआ? विधि बनाने की शक्ति। जो कानून बनेगा, कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। तो नाम आप नहीं जाएगा, बना के देगी। जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति हो गए, ब्रिटेन में क्राउन हो गया, लेकिन अभी वहाँ एक स्थिति नहीं है कि उसकी संसद जो है अभी जो है एक, देखिए लोकतंत्र होने के लिए लोगों के मन में लोकतांत्रिक चीजें धीरे धीरे आनी भी चाहिए। अभी वहाँ के राजा का बहुत हो गए, उतना वहाँ डेवलप नहीं हुआ है, जिससे वहाँ आधुनिकता इतनी नहीं पहुँची। तो संसद को अधिकार होते हुए भी वहाँ राजा का जो मान सम्मान जो कुछ है, अगर राजा एक बार कुछ कर दे तो माना जाएगा नहीं। इस चीज को हम बता रहे हैं कि ये सब होते हुए भी वहाँ कैसी प्रणाली लोकतंत्र की। अगर राजा चाहेगा, जो चाहेगा वहाँ वही होगा। भले संसद में संसदीय प्रणाली आ गई है, वहाँ नाम मात्र का। मान लीजिए हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति कई मामलों को कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जब राजा खुद स्वयं पहल किया है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित हो, संसदीय अधिकार हो, तो उन चीज़ों को तो रोक लगाएगा नहीं। उसके पास कोई विधायी शक्ति, संसद कोई विधायी शक्ति का अपना यूज करके कोई कानून बनाती है तो उस पर राजा साइन करेगा, जो भी हो। अब प्रक्रिया क्या, उसको हमको इतना नहीं पढ़ना कि वहाँ क्या क्या तय प्रक्रिया, हमको मूल चीज़ जानना है क्या है। अगर वहाँ पूछा जाए कैसा लोकतंत्र है, तो संवैधानिक राजतंत्र। कैसी प्रणाली है? संवैधानिक राजतंत्र। लोकतंत्र भी है और राजतंत्र भी है, दोनों का जैसे मिश्रण। उसका हस्तक्षेप है वहाँ, पूर्ण रूप से हस्तक्षेप खत्म नहीं हुआ। लोकतंत्र में भी कई प्रकार के लोकतंत्र होते हैं ना, एक फुल्ली हो जाते हैं, कुछ सेमी होते हैं। जैसे चाइना है, चाइना माने तो वहाँ भी चुनाव होते हैं, लेकिन वह चुनाव कोई मतलब ही नहीं है, नाम मात्र का है, एक दलीय व्यवस्था है। और इसीलिए भारत को कहा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। जो खुले लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत की। चाइना की जनसंख्या इससे अधिक होते हुए अगर वहाँ लोकतंत्र रहता तो क्यों कहा जाता? लोकतंत्र अगर चाइना में रहता क्यों कहा जाता? लेकिन चाइना में खुले लोकतंत्र नहीं है, वहाँ नाम मात्र का है, जहाँ दिखावा होता है कि हमारे
जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चेंज हो रहे हैं और चुनाव भी होता है और एक दलीय व्यवस्था है एक तरह से। आगे इसमें नोट करिए, कहा था नोट करवाएं, विधायी शक्ति संसद में निहित है। निहित होना का मतलब कि उसमें उसके पास समाहित। आगे नोट करिए, जिसमें महाराजा एक राष्ट्रीय सभा, जिसमें महाराजा एक राष्ट्रीय सभा और एक राष्ट्रीय परिषद है। जिसमें महाराजा, देखिए 3 चीजें ऐसे करिएगा, इसमें कौन कौन है? महाराजा, महाराजा के बाद कामा दे दीजिएगा, ये अलग है ही नहीं, उसी को आप समझ लीजिए। इसमें महाराजा एक राष्ट्रीय सभा और एक राष्ट्रीय परिषद, ऐसे तीनों चीज को बताते हैं तब समझ में आएगा। क्या दूसरा क्या बोले हैं? राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा, तीसरा राष्ट्रीय परिषद। ठीक, इसमें कौन, ये तीनों चीज शामिल है। जिससे अपने यहाँ इसकी जगह कौन ले लेता है? राष्ट्रपति ले लेता है। लोकसभा। अब यहाँ एक चीजें निर्धारित नहीं की गई कौन उच्च सदन है कौन हो। जैसे इसमें से मान लीजिए किसी को भी एक लोकसभा एक किसी भी देश से अधिकतर देशों में जो होती है संसद जो होती है 30 सदनी, चाहे संसदों की जननी किसको माना जाता है? इंग्लैंड को, ब्रिटेन को, वहाँ भी संसद जो है 30 सदनी, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी 2 सदन है, एक राष्ट्रीय सभा है और एक राष्ट्रीय परिषद, और उसी में महाराजा भी शामिल। हमारे यहाँ संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों शामिल, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। यहाँ का आप लोग बोला करिए, पहले राज्यसभा बोलना चाहिए, लेकिन लोकसभा ज़्यादा पॉपुलर इसलिए, लेकिन राज्यसभा जो है उच्च सदन है, और लोकसभा, लेकिन लोकसभा को कहा जाता है लोकप्रिय सदन, क्योंकि लोकसभा में बहुमत से ही सरकारें बनती बिगड़ती है, राज्यसभा के बहुमत से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चुना जाता है क्या होता है? उसको लोकसभा में बहुमत होना चाहिए, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं? लोकसभा के प्रति ही होते हैं। चलिए इसमें आगे और नोट करिए थोड़ा सा। राष्ट्रीय सभा में 47 सदस्य और राष्ट्रीय परिषद में 25 सदस्य हैं। यह सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है। हो गया? देखिए अब क्लियर हो गया ना कि वहां की प्रणाली 1953 से कैसे शासन और संविधान की तरफ चली गई। अब देखिए वहां अभी संविधान नहीं बना था, सब कुछ हो गया कि संसद बन गई, राष्ट्रीय सभा और राष्ट्रीय परिषद बन गई, उसमें महाराजा भी शामिल हो गए, सीटों की संख्या भी निर्धारित हो गई 47 और 25, लेकिन संविधान वहाँ नहीं बना। संविधान कब बना? 2008। इस चीज को बस नोट कर लीजिए, जुलाई 2008 में भूटान में नया संविधान लागू हुआ। जिसमें वयस्क मताधिकार के अधिकार को नए संविधान में स्थान दिया गया। इसमें वयस्क मताधिकार के मताधिकार को नए संविधान में स्थान दिया गया है। जुलाई 2008 में नया संविधान लागू हुआ
जिसमें वयस्क मताधिकार को संविधान में स्थान दिया गया। आगे उसी में करिएगा, भूटान में राजा मोनार्च, कोष्टक में मोनार्च लिख लीजिए, मोनार्च। मोनार्च क्या होता है? मोनार्च जैसे ये सम्राट का ही एक तरह का होता है मोनार्च। राज प्रमुख, अगला नंबर करिए, राज प्रमुख, हेड ऑफ स्टेट। राज प्रमुख क्या कर रहा है? हेड ऑफ स्टेट। राजा और राज प्रमुख होता है। जबकि जो राजा रहेगा क्या रहेगा? वो हेड ऑफ स्टेट रहेगा। ठीक, जो राजा रहेगा, हाँ जो राजा रहेगा वो हाँ, वो हेड ऑफ स्टेट। जैसे अपने यहाँ हेड ऑफ स्टेट कौन है? राष्ट्रपति। राज राज प्रमुख उसको बताया गया कि राज प्रमुख होगा, उसको इंग्लिश को शब्द लिख दिया। राजा के इंग्लिश क्या हो है? जैसे जो शब्द यूज किया गया मोनार्क, और राज प्रमुख की हेड ऑफ स्टेट की समझ में रहे। ये दो, ये बताया गया कि भूटान का राजा जो है राज प्रमुख रहेगा, हेड ऑफ स्टेट। एक हाँ, जैसे राष्ट्रपति अपने यहाँ राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। तो वही चीज है, तो उसको इंग्लिश में लिख दिया मैं कि समझ में आएगा, उल्टा ना। और आगे नोट करिए, मंत्री पद। जबकि प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होता है। अब चीज क्लियर हुई ना? जबकि प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होता है। जबकि प्रधानमंत्री शासन प्रमुख होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री। और आगे नोट करिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राजा द्वारा की जाती है, जिसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। जिसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। हाँ, संसद द्वारा अनुमोदित किया जाता है। देखिए अब चीजें क्लियर हो गई ना कि वहाँ राज प्रमुख कौन होगा? राजा होगा। जैसे अपने यहाँ कोई काम होगा वह राजा के नाम से, राष्ट्रपति। और शासन का प्रमुख प्रधानमंत्री। यहाँ भी तो ये स्थिति है, शासन का प्रमुख कौन होते हैं? पीएम होते हैं। लेकिन नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति करता है, कौन राजा कर रहा है। मतलब सर यहाँ भी जैसे अगर कोई कानून बना तो उस पर राजा का हस्ताक्षर करेगा। हाँ, संसद में है तो उसमें तो करेगा ही, संसद में तो भी है, उसको करना पड़ेगा। अब उसके क्या पावर है, कितना इसका मुझे हमको डिटेल में नहीं पढ़ना, हम तो इसको मेन चीज़ों के संबंधों में पढ़ रहे हैं ना, तो वहाँ का जानना जरूरी है कि जैसे जिस तरह का देश रहेगा वो संबंध भी तो उसी के अनुसार हो जाते हैं। तो लोकतांत्रिक देशों से इस समय क्या है, विश्व के अधिकतर देश लोकतांत्रिक हैं। सऊदी अरब और वहाँ भी राजा है, लेकिन वहाँ भी चुनाव होता है। वहाँ भी सुल्तान है ना, खाड़ी देशों में, लेकिन वहाँ भी राजा सुल्तान है, और लेकिन वहाँ भी चुनाव होते हैं। और नाम मात्र के कहीं कहीं लोकतंत्र है। अब ये हो गया भूटान की पृष्ठभूमि कैसी थी, जैसे बैकग्राउंड, जैसे बौद्ध धर्म से हमारे संबंध कैसे थे,
फिर यहाँ की शासन प्रणाली कैसे, दोनों क्लियर हुए चीज ना। अब हम लोग को देखना है कि इसमें कौन कौन से भारत से संबंध कैसे हैं। तो भारत और भूटान में एक संधि हुई, भारत भूटान की एक संधि हुई, भारत भूटान मैत्री संधि 1949। इसी संधि के अनुसार जो भारत का वो है अब चलता है। फिर एक संधि हुई 1962 में, आप आगे देखते हैं उसको। दो संधि इसकी प्रमुख संधियां हैं, इन्हीं पे भारत भूटान संबंध टिका हुआ है। देखिए एक योजना कोलंबो योजना आई थी, जिसमें भूटान के लोगों को एकांतवास से उभारना था कि भूटान के लोग, जैसे माना जाता है भूटान कैसी जगह है, एक सबसे कटा हुआ है, ऐसे लगता है ना। देखिए अभी हम ही लोग देखते हैं और देशों की चर्चा तो होती है इंडिया के लिए, जो जितने पड़ोसी देश हैं, भारत के जितने पड़ोसी देश हैं, सबकी कुछ न कुछ चर्चा होती है, कुछ न कुछ विवाद होता रहता है। लेकिन भूटान में क्या होता है, जैसे उपेक्षित पड़ा। एक कोलंबो योजना आई थी, कोलंबो बैठक हुई थी, उसी को नाम दे दिया गया था। एक बात कि भूटान के लोगों को एकांतवास से उबारा जाए, इनको भी मुख्य धारा में शामिल किया जाए। समझ आ रही बात। तो और उसी समय ये भी हुआ कि भूटान अभी अरे यूएनओ का सदस्य कब बन चुका था, 1971 में ना, कब है 71 में। लेकिन अभी भी बहुत सी जो यूएनओ की संस्थाएं हैं उसका अभी सदस्य वो नहीं बना है। सदस्य तो बन गया लेकिन उनमें सक्रिय रूप से भागीदारी उसकी नहीं है, ना वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा पहुँच है, ना भूटान में भी डिप्लोमेसी भी इतना है कि बहुत से देशों का दूतावास नहीं है। इसीलिए कोलंबो योजना में हुआ कि इसको शामिल किया जाए, जैसे WHO का, IMF का तो सदस्य बन गया है। तो धीरे धीरे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ भूटान का, वो भी धीरे धीरे उसका सदस्य बन रहा है। एक बिल्स्टेक संस्था है, उसका भी है। तो जितने संस्थाओं में जुड़ेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने में आएगा तभी तो मुख्यधारा में आएगा। और डिप्लोमेसी में जिसे जितने देशों में अपने राज बोलेगा दूतावास, डिप्लोमेसी में क्या होता है, एक देश के दूसरे देश में दूतावास होता है, जिसका प्रमुख अधिकारी कौन होता है, राजदूत। अधिक से अधिक देशों में रहेगा तब वो मुख्य धारा में आएगा। कोलंबो योजना का एक देश था कि भूटान को मुख्य धारा में लाया जाए। एक कब कोलंबो योजना आई, 1962 में आई। और भारत के साथ रिलेशन में 1949 में भारत नेपाल मैत्री संधि हुई, जिसमें भारत ने अपने राजनयिक संबंध वही होते हैं, डिप्लोमेसी शुरुआत किया और कई संधियों पर इस पर हस्ताक्षर किया और कहा कि जैसे जिस जरूरत पड़ेगी भूटान को, जैसे हमारा भूटान को लेकर न सीमा विवाद है न कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं है। अधिकतर जो समझौते होते हैं किन चीज़ों को लेकर होते हैं, डेवलपमेंट को लेके, शिक्षा को लेके, इन्हीं चीज़ों को लेके। तो वहाँ जितनी जल विद्युत परियोजनाएं लगेंगी भारत उसमें क्या करेगा, सहयोग देगा। क्योंकि भूटान में तकनीकी इतनी अच्छी नहीं है अभी कि वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों काट के कुछ वो बनाए, और वहाँ शिक्षा की भी स्थिति जो है इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इतना डेवलपमेंट नहीं है वहाँ कि लोग विश्वविद्यालय खुले हों और लोगों में इतनी रुचि है। तो भारत जो भूटानी नागरिकों को अपने यहाँ विशेष सुविधा पे, छात्रवृत्ति पे, अन्य चीज़ों पे उनको छूट देता है कि इंडिया में आए हो पढ़ाई करें, और उनके पढ़ाई का खर्चा भी भारत सरकार वो करती है, निर्वहन करती है। उसके बदले उनको क्या मिलती है, स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये सब किस संधि में हुआ था, 1949 की ही संधि में हुआ था। इसको नोट कर लीजिए, बस 2-3 लाइन इसमें नोट करिए। हेडिंग डालिए, भारत और भूटान मैत्री संधि 1949। कोलंबो योजना की चीज नोट नहीं करा रहे, ठीक, जो 1962 में आई थी।
कोलंबो योजना जो आई थी, उसको नोट करेंगे तो आगे एक लाइन नोट करवा देंगे, ठीक। ये आपके पास रहेगा, दिमाग में भूल लेना। चलिए इसमें नोट करिए। हो गया, भारत और भूटान की मैत्री संधि 1949। भारत और भूटान के बीच 1949 में एक मैत्री संधि भारत भूटान के बीच 1949 में 1949 में एक मैत्री संधि हुई थी। जिसमें यह समझौता हुआ कि विदेश मामलों और विदेश नीति, एक ही लिख लीजिए केवल, जिसमें यह समझौता हुआ कि विदेश नीति के मामलों पर भारत भूटान की मदद करेगा। भारत भूटान की मदद करेगा। हो गया। 1968 में भारत भूटान राजनयिक संबंध, लिख लीजिए इसे, राजनयिक संबंध की शुरुआत हुई या स्थापना हुई। राजनयिक संबंध क्या हुआ? वही डिप्लोमेसी में जो दूतावास, मतलब 68 में पहली बार भारत ने भूटान संबंध में राजनयिक संबंधों की स्थापना हुई, दूतावास को लेके। इसके पहले तक नहीं थे। हो गया। इसके पहले भारत के भूटान के साथ राजनीतिक संबंध, इसके पहले भारत के भूटान के साथ राजनीतिक संबंध की देख रेख राजनीतिक अधिकारी द्वारा की जाती थी। राजनीतिक अधिकारी द्वारा की जाती थी। अब आप लोगों में एक प्रश्न उठ सकता था ना कि जब 68 में दूतावास बने, राजनीतिक संबंध स्थापित हुए, तो इसके पहले कैसे होता था? इसके पहले कौन करता था? राजनीतिक अधिकारी करता था। लेकिन औपचारिक रूप से 1968 के बाद संबंधों में कैसे हो गया? दोनों देशों में दूतावास खुल गए, वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो उन्हीं के माध्यम से होने लगे। इस संधि में देखिए और चीज़ें की गई थी, जैसे जल विद्युत के लिए, शिक्षा के लिए। इसको भी नोट करना हो तो एक लाइन में नोट कर लीजिए, करिए इसको। इस संधि में मैत्री, मुक्त व्यापार, वाणिज्य, वाणिज्य तथा नागरिकों को सम्मान को महत्व दिया गया है।
और भारत ने भूटान को आर्थिक विकास के क्षेत्र में चल रहे सहयोग विशेष रूप से जल विद्युत ऊर्जा आर्थिक सहयोग और विशेष रूप से जल विद्युत ऊर्जा को हाइड्रो पावर कहते हैं, जो कि भूटान में बहुत ज़्यादा इसकी संभावना है कि जल विद्युत ऊर्जा वहाँ से बहुत ज़्यादा उत्पादन किया जा सकता है। जल विद्युत ऊर्जा आदि क्षेत्रों में सहयोग का समझौता किया। हो गया? भारत भूटान संबंधों पर ये जो संधि थी, ये मुख्य संधि थी। इसमें कई चीज़ों को लेकर भूटान बदलाव की भी मांग करता था कि बदलाव 2007 में इसमें कुछ संशोधन भी किए गए। इसलिए संशोधन किए गए, जैसे भूटान का जितना भी व्यापार होता है, सबसे अधिक व्यापार कहाँ से होता है? भारत से होता है। इसको और छूट दी गई कि आप और जगह से भी कर सकते हैं। 2007 में ये बदलाव किए गए कि आपको मुख्य व्यापार और देशों से छूट दी गई, और इसका देने का संदेश ये था कि भूटान को न लगे कि हमारे यहाँ भारत जो अब छोटे देश हैं, इससे घिरे हैं, ये हमारे यहाँ हस्तक्षेप कर रहा है। भूटान के राजा और वहाँ की संसद या जनता को ये संदेश भी देना था कि हम आपका भला चाहते हैं, आप पे हम कोई दबाव नहीं बनाना चाहते। 2007 में इसमें संशोधन भी किया गया। ठीक, इस लाइन को लिखना और बस नोट कर लीजिए कि 2007 में भारत भूटान आपसी सहमति से 2007 में भारत भूटान आपसी सहमति से मैत्री संधि 1949 में कुछ परिवर्तन भी किए। मैत्री संधि 1949 में कुछ परिवर्तन भी किए। हो गया क्लियर ना? 2007 में कुछ परिवर्तन किया गया किस संधि में? जो 1949 की संधि। किस लिए परिवर्तन किया गया? कि भारत उसको भूटान को संदेश देना चाहता था कि हम आपको मतलब खुला छोड़ रहे हैं, इतना वो आप पे दबाव नहीं बना रहे हैं। दोनों लोगों का पारस्परिक लाभ है। जैसे हमसे आपसे संबंध है तो दोनों लोगों का लाभ, पारस्परिक लाभ दोनों लोगों का, किसी एक व्यक्ति का नहीं। और इस भारत ने भी क्या दिखाया कि हम आपके यहाँ अनैच्छिक या अनुचित हस्तक्षेप नहीं करते, इस चीज़ का संदेश देना। इसीलिए 2007 में कुछ परिवर्तन किए गए। अब अगला समझौता नोट करिए, भारत भूटान व्यापार समझौता। भारत भूटान व्यापार 1972। देखिए सुन लीजिए इसमें क्या क्या था, फिर उसको एक लाइन में नोट करा लेंगे। 1972 में भारत भूटान एक व्यापार समझौता हुआ, जिसमें हुआ कि भारत का अभी जैसे मैं बताया कि सबसे ज़्यादा भूटान कहाँ से व्यापार होता है? भूटान भारत से। तो हम आपको और सुविधाएँ देंगे और जितनी चीज़ें होंगी उन पर छूट देंगे
और आपको पारगमन मतलब एक दूसरे देश से आने में जो कठिनाइयाँ होंगी उनको भी हम सरल बनाएंगे। यहाँ तक कि सड़क परिवहन और इन चीज़ों पर भी बात बनी, लेकिन भारत इतना दूर क्षेत्र है कि उधर सड़क परिवहन रेल परिवहन बनाना बहुत कठिन काम है, फिर भी भारत सड़क परिवहन के क्षेत्र में वहाँ काम कर रहा है। जो BRO होती है, बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, एक जो बॉर्डर कौन सड़क बनाती है, यही बनाती है। ये जो है भूटान में, नेपाल में, उस एरिया में सड़कें बनाती है। ये हुआ कि आपके यहाँ जो आवागमन के साधन रहेंगे इस पर भी हम काम करेंगे। और इस समीक्षा जो हुई 1972 का वो लागू हुआ व्यापार समझौता, इसके लिए भी प्रावधान किया गया कि हर 10 वर्ष में इसकी समीक्षा की जा सकती है। इन आरोप लगे कि बाद में जैसे नेपाल की संधि लोग पढ़ रहे थे ना कि आपने पहले कर लिया, उस समय उतने वो नहीं थे, अब बाद में समीक्षा की मांग की जा रही है बार बार कि जितना व्यापार होगा नेपाल का कैसे होता है, भारत के थ्रू अधिकतर होता है। इसी तरह इसमें व्यापार इसमें प्रावधान किया गया कि हर 10 वर्ष के बाद इस संधि की समीक्षा की जा सकती है। ये संधि हुई तभी भी इसकी व्यवस्था कर दी गई। और एक व्यापारिक मामलों को ही लेके की गई, क्या क्या की गई, बस इसमें नोट करिए, इसको आज समाप्त करना है। नोट करिए, भारत भूटान के बीच पहली बार व्यापार समझौता पर, भारत भूटान के बीच पहली बार व्यापार समझौता पर 17 जनवरी 1972 को हस्ताक्षर किए गए। 17 जनवरी 1972 को हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते को हर 10 वर्ष के पश्चात पुनरीक्षित या समीक्षा की जा सकती है। पुनरीक्षित का मतलब पुनर्निरीक्षण, पुनरीक्षित किया जा सकता है या समीक्षा की जा सकती है। हो गया? इसमें नोट करिए, इस समझौते के अंतर्गत भारत भूटान को किसी तीसरे देश से व्यापार करने के लिए पारगमन की सुविधा देता है। पारगमन का मतलब समझ रहे हैं? नोट करिए, बताते हैं। पारगमन की सुविधा देता है। दूसरे देश से आयात निर्यात, हाँ, पारगमन की सुविधा देता है। मतलब जैसे नेपाल में था कि बांग्लादेश से समझौता किए कि आप इनको सुविधा देंगे आपके क्षेत्र से। यहाँ से मान लीजिए भूटान से कोई इधर से करना हो, मालदीव करना हो, कहीं से जाना हो कोई चीज, तो इधर सब तो इंडिया ये हुआ ना, तो भारत अपने क्षेत्र से पारगमन वस्तुओं के आने जाने की छूट देगा।
उसी को पारगमन करते हैं। इसी समझौते में हुआ कि तीसरा देश अगर कोई भूटान से व्यापार करना चाहता है तो भारत उसको अपनी भूमि के पारगमन के अधिकार देगा कि आइए जाइए, इससे आप व्यापार कर सकते हैं। लास्ट में नोट करिए, भारत भूटान को एक किन चीजों में भारत भूटान का ज़्यादा व्यापार होता है उसको नोट कर लीजिए। बस 2-4 चीज़ें हैं। भारत भूटान को मुख्यतः यांत्रिक उपकरण, खनिज पदार्थ, यांत्रिक उपकरण ये कहाँ से आएगा, इसको बंद कर दो। वहाँ से नीचे जो अच्छी बना वहाँ से वहाँ नहीं सर, यहाँ बीच में कहाँ है? बीच कैसे कनक आ गया है? वहाँ से कुछ हुआ क्या? पेन सही। चलिए ठीक। कहाँ क्या बोल रहे हैं? यांत्रिक उपकरण, खनिज पदार्थ, परिवहन सामग्री, रासायनिक परिवहन सामग्री, रासायनिक उत्पाद का निर्यात करता है, जबकि वो रासायनिक उत्पाद का निर्यात करता है। ये चीजें क्या करता है? भारत भूटान को देता है। जबकि बिजली, सिलिकॉन, सीमेंट इत्यादि वस्तुओं को आयात करता है। इत्यादि वस्तुओं को आयात। देखिए बिजली भी है, बता रहे थे ना कि वहां पर बहुत ज्यादा हाइड्रो पावर है। क्या हुआ, छूट रहा है क्या? बिजली, सिलिकॉन और सीमेंट इत्यादि का आयात करता है। इत्यादि लग गया तो और भी चीजें हैं इसमें। भूटान में जो हाइड्रो पावर बिजली उत्पादन है का वो है, पानी जो होता है उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। वहाँ बहुत ज़्यादा बिजली उत्पादित होती है, उनसे भारत आयात करता है। और लास्ट में इसमें नोट करिए, 12 नवंबर 2016 को इस समझौते का पुनर्नवीनीकरण किया गया। 2016 को इस समझौते का पुनर्नवीनीकरण किया गया। ये हो गया भारत भूटान व्यापार समझौता। देखिए अब इसमें यह कि भारत भूटान संबंध क्यों अच्छे बने, इसके सकारात्मक बिंदु क्या है, इसके क्या क्या कारण? दोनों की भौगोलिक स्थिति और भूटान के पास प्राकृतिक संसाधन तो है लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, शिक्षा उतनी नहीं है, और चीज़ें नहीं है, यातायात के साधन नहीं। ये चीज़ें भारत के पास है, तो जो उसको ज़रूरत पड़ती है हमसे लेता है, जो हमको ज़रूरत पड़ती है हम उससे लेते हैं। और भारत जो है भूटान को हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसको समर्थन करता है। जैसे चाहे उसको स्थायी सदस्यता दिलाने की बात रही हो, अरे उसकी यूएनओ के सदस्य बनाए, तब से लेकर अब तक किसी मामले में डिप्लोमेसी के मामले में भी जहाँ होता है जिस चीज़ की जरूरत रहती है भारत उसको समर्थन देता है, आश्वासन भी देता है कि भविष्य में हम आपको किसी तरह की जरूरत पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तो हम आपका सहयोग करते रहेंगे। एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते, जिससे भारत बड़ा देश है वो छोटा है, तो उसको आशंका कहीं न कहीं बनी रहेगी ना कि हमारा यूज न हो। भारत इस तरह की चीज़ों को उससे थोड़ी सी भी
अगर उधर से कोई शंका होती तो उसकी शंका को समाधान करता है। अब इसमें देखिए नई चीजें क्या की गई। एक चीज इसमें ये देख लेते हैं हम लोग कि चाइना का क्या प्रभाव है। जैसे नेपाल में था तो चाइना वहाँ पर एयरपोर्ट बना रहा है और सब चीज़ें कर रहा है, उसकी वजह से भारत नेपाल संबंध बिगड़ रहे हैं। इससे भी है कि भारत भूटान संबंध में चाइना की क्या भूमिका है, भारत नेपाल संबंध में चाइना की क्या भूमिका है। चाइना भूटान से क्यों ज़्यादा वो करता है, उससे बहुत अभी उसमें ध्यान नहीं जाता है। लेकिन इधर तिब्बत है, जब 1960 में तिब्बत पे चीन कब्जा करने लगा तो अधिकतर शरणार्थी कहाँ है, या तो भारत नेपाल, कहाँ जा रहे हैं, भूटान। अधिकतर जो मठ वोट है एरिया, जैसे यहाँ भी ना अरुणाचल प्रदेश में तमाम मठ है, वो सब मठ है कहाँ, सब इसी एरिया में थी। तो अधिकतर लोग भारत कहाँ में लगे, भूटान। उस समय भूटान ने अपने बॉर्डर को बंद कर दिया, तिब्बती लोग आ रहे थे, वो तो तिब्बत के आ रहे थे, लेकिन जब चाइना का अधिकार है उसी तो चीनी ही हो गए, उन लोगों के लिए बंद कर दिया। और दूसरी चीज, एक डोकलाम क्षेत्र है यहाँ पे, ये सिक्किम के पास डोकलाम क्षेत्र, उस डोकलाम क्षेत्र को लेकर भी विवाद रहता है। वो काफी ऊंचाई पे है और वहाँ से भूटान, चाइना, इंडिया तीनों जगह का सेको, वहाँ से तीनों को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको लेके भी चीन से होता रहता है। चीन सोचता है कि हम यहाँ पर अपनी गतिविधि जारी रहे और भूटान हमारा समर्थन करे। इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। तो भूटान में अपना पैर जमाना चाहता है, लेकिन अभी नेपाल की तरह की स्थिति नहीं हुआ। इसकी भूमिका का नोट करना हो तो कर लीजिए आप लोग। नोट करेंगे कि आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, इसको खत्म कर दिया जाए, अभी टाइम है ना, कल से हम लोग दूसरे देश का पढ़ेंगे। चलिए आगे नोट करते हैं, नोट करिए इस चीज को तो नोट कर लीजिए। डोकलाम, भूटान और भारत, एक चाइना है, एक आपको है कि डोकलाम को नोट कर लीजिए। डोकलाम क्षेत्र बताया ना कि बहुत ही दूर क्षेत्र है यहाँ पे, इसी चीज को नोट कर लीजिए। डोकलाम उसका जगह का नाम है, इसके लेके विवाद होता रहता है भारत और चाइना का। भारत में है, लेकिन डोकलाम भारत में है। हाँ, नोट करिए। भूटान सीमा क्षेत्र में स्थित, वहीं पे है, जैसे तीनों का वहां से वो सीमा होता स्थित डोकलाम राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है, राजनीतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र पर चीन अपना दावा करता है। ये तो है उसे भूटान में, लेकिन भारत से एकदम सटा है ना, ये भूटान है। हाँ, इस क्षेत्र जब अगर इस पे अगर चीन वो कर लिया तो भारत के लिए मुश्किल हो। चीन अपना दावा करता है। 2017 में चीन द्वारा 2017 में चीन द्वारा डोकलाम के पास सड़क निर्माण किया जा रहा है, सड़क निर्माण किया जा रहा है। इसका भारतीय सेना द्वारा विरोध किया गया। इसका भारतीय सेना द्वारा विरोध किया गया। भारतीय सेना द्वारा विरोध किया गया। महीनों, कई महीने
कई महीने लंबे विवाद और कूटनीतिक स्तर पर लंबे विवाद, कई महीने लंबे विवाद और कूटनीतिक स्तर पर मामले का समाधान हुआ। कई महीने लंबे विवाद और कूटनीतिक स्तर पर मामले का समाधान। कूटनीतिक स्तर क्या हो गया? वही बातचीत के डिप्लोमेसी। जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का ही, क्योंकि हम किसी चीज को किससे सुलझाएंगे? डिप्लोमेसी की तरह बातचीत से। जो भारत चाइना का, जो भारत भूटान के संबंध में चाइना का जो प्रभाव इसी लेके, डोकलाम को लेके, कई अन्य चीज़ों को लेके, लेकिन मुख्य चीज़ क्या है? डोकलाम को लेके विवाद होता रहता है। वो सोचता है कि उस पर अपना दावा करता है, और भारत इसका विरोध इसलिए करता है कि अगर डोकलाम को कब्जा कर लिया चाइना तो भारत के लिए मुश्किल होगी। अब एक आगे नोट करिए, दो चीज़ें इसमें बच रही कि वर्तमान में क्या क्या चीज़ें हैं, और भारत ने एक उपग्रह लॉन्च किया है भूटान के लिए। उसकी बताया मैं पहले ही ना कि उसकी टेक्नोलॉजी इतनी है नहीं, तो भारत ने एक उपग्रह लॉन्च किया भूटान के लिए। इसका नाम रखा सार, कि भूटान की किसी भी चीज़ की नेविगेशन प्रणाली, भूटान की नेविगेशन प्रणाली के लिए ना। हाँ, नेविगेशन प्रणाली और सीमा के लिए और चीज़ों के लिए कि कोई चीज़ उसके मिले, एक लॉन्च किया है इस समय। तो इसको नोट कर लीजिए, वो चीज़ें छूट जाती है। ये नोट करिए, सार्क उपग्रह एवं भूटान। सार्क का नाम, सार्क उपग्रह भूटान। 2017 में भारत ने पड़ोसी प्रथम मतलब नेबर फर्स्ट की नीति पर, भारत की विदेश नीति का ये है पड़ोसी प्रथम। इससे हम विदेश नीति जो हमारी रहेगी, हम किस पे पहले ध्यान देंगे? पड़ोसी प्रथम की नीति पर कोष्टक में लिख लीजिएगा कि पाकिस्तान को छोड़कर इस समय जो स्थिति है क्या है? पाकिस्तान को छोड़कर की नीति पर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कूटनीति के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कूटनीति के तहत सार्क उपग्रह लॉन्च किया या प्रक्षेपित किया। सार्क उपग्रह प्रक्षेपित किया। ठीक है कि इसमें सब है अंतरिक्ष कूटनीति। जो कूटनीति है क्या है? केवल ऐसे ही नहीं कि डिप्लोमेसी चल रही है जहाँ तक, कहीं अंतरिक्ष भी है, जल की भी है। तो हवा के लिए है, अंतरिक्ष के मामलों को लेकर, तो उसको क्या नाम दे दिया गया? अंतरिक्ष कूटनीति। कोई समुद्र से संबंधित समझौता होता है तो उसको जल कूटनीति नाम दे सकते हैं। और नोट करिए इसी में आगे, इस उपग्रह से भूटान के प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्र IT संपर्क, संचार, सुशासन, आपदा प्रबंधन, मानचित्र, IT संपर्क,
थोड़ा चेंज किया तो सुशासन, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान हो गया, आदि में सहायता मिलेगी। ये हो गया भारत भूटान। अगर वर्तमान परिदृश्य को देखें और इसमें तो 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की यात्रा किया था और एक बिजली परियोजना का वहाँ पर उद्घाटन किया था, मांगदेहू परियोजना का नाम। नोट करिए, इसको भी लिख लीजिए, वर्तमान परिदृश्य मतलब इस समय क्या है, 4-5 पॉइंट नोट कर लीजिए। जिसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसी देश का पढ़ रहे हैं, हम लोग कैसे आ रहे हैं, बैकग्राउंड से होते हुए जो संधियां हैं फिर वर्तमान परिदृश्य पे। इसमें अगर कोई और महत्वपूर्ण देश है, बड़ा देश है, तो उसमें एक चीज़ और भी हम जोड़ सकते हैं लास्ट में वर्तमान परिदृश्य के बाद कि आगे की हमारी योजनाएं क्या होनी चाहिए। जिसे नेपाल को जोड़ सकते हैं, यदि चाइना बांग्लादेश से करें देखेंगे हम लोग, उसमें क्या हम रणनीति अपनाएंगे, बात बांग्लादेश का देश है, इसमें नोट करिए। वर्तमान परिदृश्य में भारत के प्रधानमंत्री अगस्त 2019 में भूटान की यात्रा पर रहे, भूटान की यात्रा पर रहे अगस्त 2019 भूटान की यात्रा पर रहे। इस दौरान मांगदेहू ऐसे लिखो, मांगदेहू बिजली परियोजना, मांगदेहू बिजली परियोजना रुपे कार्ड, कामा देखो, रुपे कार्ड इसरो के सहयोग जैसे द्विपक्षीय परियोजनाओं पर सहमति बनी, द्विपक्षीय परियोजनाओं पर सहमति बनी। जब उस 2019 में थे तो इन परियोजनाओं पे सहमति बनी। एक चीज और नोट करिए, भीम ऐप को लॉन्च करने वाला भूटान विश्व का दूसरा देश बन गया। पहला देश भारत है और दूसरा भूटान। भीम ऐप को लॉन्च करने वाला भूटान दूसरा देश बन गया है। वर्तमान समय में भारत, अगला पॉइंट उसी में नोट करिए, वर्तमान समय भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार। ये हो गया भारत भूटान संबंध। इसमें मूल चीजें क्या थी, दो संधि और मैत्री संधि 1949 की
और व्यापारिक समझौता कब था? 1972। और हाइड्रो पावर के क्षेत्र में कई पन बिजली परियोजनाओं का भारत से समझौता हुआ है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रो क्षेत्र के में भूटान बहुत समृद्ध देश है। भूटान से समृद्ध देश में अच्छा वहाँ प्राकृतिक उसमें, और वहाँ पन बिजली परियोजनाओं पहाड़ी इलाका हाँ। यहाँ चलिए अपने इसका कल किसी दूसरे देश का देखिए, पाकिस्तान से शुरू करते हैं या अफगानिस्तान। बंद